हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, जो हमारा साइंस का सेक्शन है और जो एसएसटी का सेक्शन है, दोनों की क्लासेस हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो 3 क्लासेज ऑलरेडी हम यहाँ पर एसएसटी से रिलेटेड पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में भी हम एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि सोशल साइंस के यानी सोशल स्टडीज़ के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रख्यात महाकाव्य शिलाप्पदिकरम के विषय में सही है। तो ये एक देखिए तमिल महाकाव्य है और इसके बारे में आपको बताना है कि इसके रिलेटेड कौन कौन से कथन हैं जो सही है। तो ये इलांगो द्वारा रचित है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इलांगो के द्वारा ही इस महाकाव्य को लिखा गया है। उसके अलावा जैसे हम उत्तर भारत में देखते हैं रामायण है, महाभारत है, ये हमारे महाकाव्य हैं, हिंदी के महाकाव्य हैं। उसी प्रकार से ये तमिल भाषा में लिखा गया प्रख्यात महाकाव्य है। तो यह तमिल भाषा में रचित है, तो बिल्कुल सही बात है, तमिल भाषा में इसको रचा गया है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है, तो ये यहाँ पर कथन गलत होगा। उसके बाद इसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल सही नहीं है। 500 वर्ष पूर्व इसकी रचना नहीं की गई है। तो यहाँ पर हमारे जो सही आंसर होगा वो होगा केवल ए और बी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है केवल ए और बी यहाँ पर सही होंगे, इससे रिलेटेड जो कथन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में से कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे। तो देखिए, कन्नौज के लिए 3 पक्षों में यहाँ पर संघर्ष देखने को मिला। और ये 3 वंश कौन कौन से थे, तो इनमें थे गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। तो इन तीनों के मध्य लगभग 200 वर्षों तक कन्नौज के लिए संघर्ष चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ पर कहा जाता है, कन्नौज के नियंत्रण से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो अशोक के शिलालेख हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों से रिलेटेड निम्न में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है, यानी कौन कौन सी वो जगहें हैं जहां पर अशोक से रिलेटेड यानी अशोक के जो शिलालेख हैं ये यहाँ पर मिले हैं। तो देखिए, बात करें अगर हम पहले ऑप्शन की, तो कालीबंगा, चंदूड़ो, धौलावीरा या सोतकाको, ये सभी जो हैं ये आपके हड़प्पा स्थल हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो हड़प्पा स्थल से, कालीबंगा राजस्थान में, चंदूड़ो, धौलावीरा आपका गुजरात में, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है जौगढ़, मस्की, टोपरा और लंपक। तो यही सही आंसर है। अशोक के शिलालेखों से रिलेटेड ये स्थान है, यानी यहाँ पर जो अशोक के शिलालेख हैं वो यहाँ पर मिले, तो ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गाजा, पेट्रा और अपोलो गोस में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की। देखिए, एक स्टोरी फॉर्म में पूछा गया है कि एक जो व्यापारी है 2000 साल पहले जो हमारा व्यापार हुआ करता था, बेसिकली वो कई सारे जो सभ्यताएं हैं आपस में व्यापार किया करती थी, तो गाजा, पेट्रा और अपोलो गोस में जा चुका है। तो ये जो सभी स्थान है ये उस मार्ग की बात की जा रही है जिन पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। तो ये जो मार्ग थे इन पर रोमन शासकों का नियंत्रण हुआ करता था, यानी गाजा जाने वाले, पेट्रा जाने वाले या फिर अपोलो गोस जाने वाले। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पर कथन है, सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का जो संगीत है आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वो शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो बताना है ये कथन सही है कि नहीं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। पित्रादुरा शैली शाहजहां के सिंहासन में देखने को मिलती है और इसी शैली में उसने ताजमहल में भी जो नक्काशी करवाई है वो भी पित्रादुरा शैली का ही वहाँ पर यूज किया गया है। तो ये हमारा कथन सही हो जाएगा। फिर शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता है जहाँ सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। तो ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी ए और बी दोनों यहाँ पर सही हैं। और जो ए है वो सही व्याख्या करता है किसकी, बी की। तो 3rd नंबर आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं।
और देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कमेंट आता है यहाँ पर, हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में कि जो यहाँ पर विजिबिलिटी है वो सही नहीं है, यानी हमको सही से दिखता नहीं है क्वेश्चन। तो देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन और उनके ऑप्शन को एक साथ दिखा पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर मैक्सिमम जूम कर रखा है। इससे ज़्यादा अगर हम जूम करते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन भी एक बार में दिखाई नहीं देगा। इसलिए आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी यानी जो क्वालिटी है उसको आप 360 में देखें। यानी आप जानते ही हैं यूट्यूब का आप यूज करते हैं 144, 240, 360p। अगर आप 480 करेंगे तो बहुत ज़्यादा डाटा आपका यूज होगा, इसलिए आप मीडियम रखिए। लेकिन 360p में अगर आप इसे देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को देख पाएंगे। वैसे तो हम ये क्वेश्चन आपको पढ़ के भी बताते हैं, तो आप सुन भी सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। वैसे तो ये वैसे छोटा छोटा लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ये क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए इनको एक साथ दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा कम जूम रखते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन है वो यहाँ पर सत्य हैं। तो 4 कथन दिए गए हैं, कौन से ऋग्वैदिक काल के विषय में यहाँ पर सत्य हैं ये आपको बताना है। तो देखिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, यानी ऋग्वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। बिल्कुल सही बात है। ऋग्वैदिक काल में ज़्यादातर आपको जो है वेद देखने को मिलेंगे या पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें देखने को मिलेगी। तो फिर अगला, कुछ प्रार्थनाओं की जो रचना है महिलाओं ने की थी। बिल्कुल सही बात है, महिलाओं ने की थी। दास और दस्यु भी यज्ञ किया करते थे। तो देखिए दास और जो दस्यु थे ये यज्ञ नहीं किया करते थे, यज्ञ जो संत हुआ करते थे उनके द्वारा किया जाता था। राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। तो बिल्कुल सही बात है, राजाओं के पास महल या राजधानी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, महल नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा सही होगा वो होगा ए, बी और डी, यानी जो 3 कथन है ए, बी और डी, ये यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। तो यह जो उदाहरण है किस ग्रंथ से लिया गया है, यानी किस ग्रंथ में इस प्रकार की बात की गई है कि जैसे महासागर में अगर कोई नदी मिलती है तो अलग अलग नदी के नाम से हम उसे जानते हैं पहले तो, लेकिन जैसे ही वो महासागर में मिलती है वो अपनी पहचान खो देती है। और उसी प्रकार से हमारा जो वर्ण है, श्रेणी है और परिवार है, ये हम यानी जब हम पैदा होते हैं तभी ये चीज़ें हमारे साथ जोड़ दी जाती हैं, और जब हमारा अंत हो जाता है यानी जब हम मर जाते हैं तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर छूट जाती हैं, जो वर्ण है, श्रेणी है, परिवार है। तो ये जो उदाहरण है किस ग्रंथ से यहाँ पर लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर, बौद्ध ग्रंथ से ये जो उदाहरण है ये यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थी। उन्होंने निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन समस्याओं का सामना किया वो आपको बताना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यानी नील की खेती करवाई जाती थी, किसानों पर फोर्स किया जाता था, तो उसमें जो निज व्यवस्था है उसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन समस्याओं का सामना किया। तो देखिए इसमें जो बात की गई है, यानी जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उनकी ज़मीनों से, यानी उन्हें उनकी ज़मीनों से हटवा दिया गया था। ये जो प्रॉब्लम थी ये यहाँ पर फेस करनी पड़ी उन किसानों को निज व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये एक व्यवस्था थी ईस्ट इंडिया कंपनी की नील की खेती की निज व्यवस्था, जिसमें जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उनकी ज़मीनों से यानी उन्हें हटवा दिया गया था। तो ये कार्य यहाँ पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। यानी स्त्री पुरुष में जो हम ये कह लें सामाजिक फर्क है उसकी आलोचना की गई इस पुस्तक में। और इस पुस्तक को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे के द्वारा ही ये बुक यहाँ पर प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था। यानी कौन सा आंदोलन है जो जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सतनामी आंदोलन, जिसे स्टार्ट किया गया था गुरु घासीदास के द्वारा। गुरु घासीदास रिलेटेड टू सतनामी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और देखिए वही क्वेश्चन है
उसे से मिलता जुलता यहाँ पर आपको कथन और कारण के फॉर्म में दिया गया है। तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, तो ये यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे और उन्हें सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया। तो ये यहाँ पर ये भी आपका सही आंसर होगा। जैसा कि हमने पढ़ा, जातीय भेदभाव से रिलेटेड ही था सतनामी आंदोलन। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर कथन है 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। तो ये हमारा बिल्कुल सही बात है। 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया और 1921-1922 के दौरान इसको गति मिली और फिर फरवरी 1922 में घटना होती है चौरी चौरा कांड। उसके बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को यहाँ पर बंद कर देते हैं क्योंकि वो अहिंसा के साथ थे और हिंसा के खिलाफ थे। अगला है, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत भी छोड़ दी। तो ये भी हमारा सही आंसर है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा क्योंकि वकालत छोड़कर ये भी यहाँ पर असहयोग आंदोलन के साथ हो गए। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और बी दिया हुआ है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ते गए और महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। तो बिल्कुल सही बात है ये। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। गांधी जी के नाम से ही यहाँ पर देखिए कई बार किसानों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा कार्यवाही की गई और गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं रही, यानी हिंसा कर कहीं कहीं यूज किया गया और गांधी जी हमेशा हिंसा के खिलाफ रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था में मौजूद थे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। तो बिल्कुल सही बात है, वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति होगी। तो बिल्कुल सही बात है। तो देखिए जब इस संविधान को लागू किया गया तब यहाँ पर जो उम्र रखी गई थी, यानी 21 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग होंगे वो यहाँ पर मतदान कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि ये जो उम्र है ये कर दी गई है कितनी, 18 वर्ष, यानी बाद में इसको 18 वर्ष कर दिया गया। यानी अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो आप मतदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो इसके हिसाब से, यानी क्योंकि इसमें कंडीशन दी गई है 26 जनवरी 1950 के अनुसार यहाँ पर हमको कार्य करना होगा। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, ये हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचाने। यानी कुछ विशेषताएं दी गई हैं और आपको बताना है ये कौन सा खगोलीय पिंड हो सकता है। तो देखिए वे गैसों द्वारा बने हुए, उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है और वे बड़े और गर्म होते हैं। तो गैसों द्वारा बने हैं, अपनी रोशनी और गर्मी है, उसके अलावा बड़े और गर्म होते हैं। तो देखिए आकाशगंगा सही आंसर नहीं होगा। ग्रह जो होते हैं ये भी सही आंसर नहीं होगा क्योंकि ग्रहों की कोई अपनी रोशनी और गर्मी नहीं होती है। उसके बाद उपग्रह की भी कोई अपनी रोशनी नहीं होती। सही आंसर यहाँ पर होगा तारे यानी कि स्टार्स। तो यहाँ पर तारों से रिलेटेड ही बात की गई है, गैसों द्वारा बने होते हैं, अपनी रोशनी और गर्मी होती है। जैसे सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है। तो इससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए सूर्य की रोशनी ही, पृथ्वी में भी सूर्य की रोशनी आती है और चंद्रमा में भी सूर्य की रोशनी आती है। यानी पृथ्वी में जो आप दिन देखते हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। तो इसीलिए जिसमें अपनी खुद की रोशनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, स्टार कहते हैं। तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटिबंध के विषय में सही है। यानी आपको बताना है कौन सा ताप कटिबंध किससे रिलेटेड है, यानी जो पृथ्वी का विभाजन किया गया है उससे रिलेटेड बात की गई है। देखिए आपकी ये पृथ्वी है, ऊपर होती है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और फिर मकर रेखा और 23.5 डिग्री
में जो पृथ्वी है वो यहाँ पर झुकी हुई है। तो देखिए अगर बात करें हम उष्ण कटिबंध की, तो उष्ण कटिबंध क्या होता है, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव वृत्त के यानी मध्य का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, तो ये होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ये हमारा होता है शीतोष्ण कटिबंध, यानी ये वाला जो एरिया होता है शीतोष्ण कटिबंध होता है। फिर आता है शीत कटिबंध, तो कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य का क्षेत्र यानी कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है वो हमारा आता है शीत कटिबंध के दायरे में। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड यहाँ पर सही आंसर होगा। तो अलग अलग कटिबंध के बारे में बात की गई है, या जिन्हें हम कहते हैं हीट जोन्स, जोन्स बेसिकली कहते हैं इंग्लिश में इसे हम, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई विशेषताओं के आधार पर देशांतर जो यामोत्तर है उसको पहचाने। तो इस रेखा का मान 0 डिग्री है, यह रेखा उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, यानी ये हो गया उत्तरी ध्रुव पूरी पृथ्वी में और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये ऐसे जाती है और क्या है 0 डिग्री पर है, और यह ग्रीनविच के मध्य से जाती है, यानी ग्रीनविच जो मीन टाइम लाइन है उसके बीच से जाती है। तो आपको बताना है ये क्या है, तो ये है प्रमुख यामोत्तर। तो इसे हम प्रमुख यामोत्तर कहते हैं या प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और ये ग्रीनविच मीन टाइम के बीच होकर जाती है, जिससे जो हमारा समय है वो यहाँ पर निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, फिर एक बार अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा मिलान अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए सही है। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है, कर्क रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, फिर ये मकर रेखा हो गई। तो ये है हमारी 23.5 डिग्री उत्तर में, और ये हो गया 23.5 डिग्री यहाँ पर दक्षिण में, और ये हो गई उत्तर में। तो देखिए भारतीय यामोत्तर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारतीय यामोत्तर क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर। तो 82 डिग्री या 30 मिनट जिसे हम कहते हैं पूर्वी देशांतर, ये भारतीय यामोत्तर है, यानी भारत की मानक समय रेखा जिसे हम कहते हैं। फिर आता है ग्रीनविच यामोत्तर। ग्रीनविच यामोत्तर किसे हम कहते हैं, तो ये कहते हैं हम 0 डिग्री लाइन को। तो जो 0 डिग्री लाइन होती है देशांतर रेखा होती है। देखिए जो 0 डिग्री लाइन होती है इस प्रकार से, जैसे हमने पिछली ही क्वेश्चन में पढ़ा, तो 0 डिग्री देशांतर लाइन को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच यामोत्तर, यानी जिससे जीएमटी टाइम हमारा डिसाइड किया जाता है, और भारत का टाइम जीएमटी टाइम से यहाँ पर आगे रहता है 5.5 घंटे। अगला है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कौन सा होगा, तो ये होगा 66.1/2 डिग्री दक्षिण में, और कर्क रेखा जैसा कि हमने आपको बताया 23.5 डिग्री उत्तर में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए का 4, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड और डी का थर्ड। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। मध्य अमेरिका में ये नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा BCD। तो BCD यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को पढ़कर सही विकल्प चुने। कथन है, पृथ्वी की 3/4 सतह जल से यहाँ पर ढकी हुई है। तो ये बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी में 3/4 जो यहाँ पर जल है पूरी पृथ्वी की, अगर हम बात करें पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है, तो ये भी हमारा कथन सही है, क्योंकि महासागरों में जो जल है वो कहीं ना कहीं खारा जल पाया जाता है, पीने योग्य नहीं है। तो 3/4 यहाँ पर जल है, और जो अधिकतर जो जल है पृथ्वी पर वो साफ पानी से अधिक खारा पानी है। तो ए और आर सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ये हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर सही होगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसएसटी सेक्शन के, यानी जिसमें जियोग्राफी के भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, पॉलिटी के भी क्वेश्चन है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद।